हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडीज। जैसे कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस और जो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का जो लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे स्पर्म की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया है ताकि डायग्राम बनाने में अपना टाइम खराब न हो। शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या शुक्राणु की संरचना आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि जो शुक्राणु होता है वो मनुष्य में, ठीक है, मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन उसमें नॉलेज भर भर के रहेगा। तो वीडियो को देख के अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। मनुष्य में जो शुक्राणु होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है स्पून लाइक होती है, ठीक है ना, चम्मच के जैसी होती है। मनुष्य में शुक्राणु, ठीक है ना, चम्मच, चमचा होता है ना, हाँ ठीक है, चम्मच के आकार का, के आकार का होता है, ठीक है ना। और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो स्पर्म है उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इसका जो पहला पार्ट आएगा वो आएगा हेड। ये यहां से लेकर यहां तक जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलेंगे हेड, ठीक है ना। यह इसका शीर्ष, ठीक है ना, सिर मान लो, शीर्ष मान लो, एक ही बात है। अब इस हेड में भी 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे हम लोग। ऊपर एक जो टोपीनुमा संरचना दिखाई दे रही है इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोसोम बोलेंगे, ठीक है ना। एक पार्ट तो क्या हो जाएगा, एक्रोसोम हो जाएगा। और ये जो एक्रोसोम होता है इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे कि शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाने वाला टोपीनुमा भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। बेसिक सी बात ये याद रखना कि ये जो एक्रोसोम होता है, चलो इसका मैं लिख देता हूं, शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाने वाला टोपीनुमा भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। ये बेसिक सी बातें हो गई। तो ध्यान रखना, ये जो एक्रोसोम होता है ये गोल्जी बॉडी से बना होता है, गोल्जी काय से बना हुआ होता है। तो ये किससे मिलकर बना होता है, गोल्जी काय से बना हुआ होता है। ध्यान रखना कि जो मनुष्य में शुक्राणु होता है वो चम्मच के आकार का होता है, ठीक है। और शुक्राणु को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हेड या शीर्ष बोलेंगे। और जो हेड है उसको भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हेड का जो पहला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या है, एक्रोसोम है। शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाने वाला टोपीनुमा भाग क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। और जो ये एक्रोसोम होता है वो गोल्जी काय का बना हुआ होता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, प्रकीर्णव या एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रकीर्णव या एंजाइम्स पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको, इसमें जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम इनमें पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है वो गोल्जी बॉडी का बना होता है, गोल्जी काय का बना होता है। और इसके अंदर एंजाइम या प्रकीर्णव पाए जाते हैं। और कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, स्पर्म में लाइसिन। और मनुष्य के अंदर कौन सा पाया जाएगा, इसके अंदर हाइल्यूरोनिडेज नाम का क्या पाया जाता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। यदि आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि ये गोल्जी बॉडी का बना होता है और ये इसमें एंजाइम या प्रकीर्णव पाए जाते हैं। तो इन एंजाइम का काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, ये क्या करते हैं देखना। जो हम आगे पढ़ेंगे निषेचन के अंदर अंडाणु की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पे ओवम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो ओवम होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। उसके बाहर की ओर 2 आवरण देखते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है ना। एक साइड बना ले तो पूरे को बनाने की जरूरत नहीं। ये जो बाहर का आवरण होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। और अंदर का जो पारदर्शी आवरण हमें दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जोना
पेल्यूसिडा, क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते है। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्पर्म होता है जब इसके कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे इसे मान लो ये स्पर्म कांटेक्ट में आया, तो ये जो स्पर्म के एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है या फिर हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो यहाँ पर मुक्त होंगे और इस कोरोना रेडिएटा को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे ताकि अंदर जा सके, ठीक है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें निषेचन झिल्ली वगैरह का निर्माण होता है, वो निषेचन के अंदर देखेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अंडाणु की झिल्ली को गलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एंजाइम है इनका काम क्या हो जाएगा, निषेचन के समय ये एंजाइम निषेचन के समय अंडाणु की बाह्य झिल्लियों को गलाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा हमारा कौन सा हो गया, हेड का पार्ट हो गया, एक्रोसोम हो गया। एक बार वापस इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। शुक्राणु के शीर्ष पर पाया जाने वाला टोपीनुमा भाग एक्रोसोम कहलाता है। ये जो एक्रोसोम होता है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का बना होता है और इस एक्रोसोम में एंजाइम या प्रकीर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसमें स्पर्म लाइसिन या हाइलुरोनिडेज एंजाइम मनुष्य में पाया जाएगा, बाकी जो स्तनधारी है मैमल्स है उनमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। और ये जो एंजाइम है ये काम क्या करते हैं, निषेचन के समय अंडाणु की बाह्य झिल्लियों को गलाने का कार्य करते हैं। आई होप सभी बच्चों को एक्रोसोम समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। फिर हम लोग देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट है, मैं इसको मिटा देता हूं ना ताकि हम लोग अच्छे से समझ सके। अभी अपना डिजिटल बोर्ड नहीं आया ना, डिजिटल बोर्ड आएगा तो फिर डायग्राम लगा के वैसे समझा देंगे। तो पहला पार्ट हो गया एक्रोसोम। अभी देखना इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस। सीधी सी बेसिक सी बात, ये क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ध्यान रखना जो शुक्राणु में केंद्रक होता है वो कौन सा होता है, अगुणित केंद्रक होता है। क्या होता है, अगुणित या हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो शुक्राणु में पाया जाने वाला जो केंद्रक है न्यूक्लियस है वो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। कारण क्यों कारण क्या हो गया, क्योंकि शुक्राणु का जो निर्माण है, शुक्राणु निर्माण कौन से विभाजन के द्वारा होता है, कौन से डिवीजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस के द्वारा होता है। तो शुक्राणु निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। इसलिए जो स्पर्म बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो उनके अंदर जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है वो भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो केंद्रक में क्या पाया जाएगा, नर का गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना स्पर्म में जो केंद्रक होते हैं वो अगुणित होते हैं। क्यों, कारण क्या होगा, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है और जो इसके अंदर होता है नर का गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है। हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि आप लोगों ने जो लिंग निर्धारण है वो पढ़ रखा होगा, सेक्स डिटरमिनेशन। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नर के अंदर 44 प्लस XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनके अंदर जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, तो कौन से होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं। और जो दो गुणसूत्र होते हैं X और Y वो कौन से होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। कौन से होते हैं बच्चा, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। तो लिंग का निर्धारण केवल ये दो गुणसूत्र करेंगे, X और Y। ये जो दो क्रोमोसोम होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बाकी जो ऑटोसोम्स या एलोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। कायिक गुणसूत्र क्या करते हैं, कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मतलब ये डिसाइड करते हैं कि ये जो मनुष्य बनेगा, ठीक है ना, उसके आंख का कलर कैसा होगा, कान कैसा होगा, नाक कैसा होगा, उसके बॉडी पार्ट्स को डिसाइड करते हैं। जो लेकिन ये जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं किसको डिसाइड करते हैं कि ये जो नर है, ठीक है ना, वो मादा बनेगा या फिर नर बनेगा। किस तरीके से हम लोगों ने इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन। तो ध्यान रखना, तो जब इसके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, मियोसिस होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, तो ये जो गुणसूत्र है कैसे हो जाएंगे, 44 प्लस X और 22 प्लस X और 22 प्लस Y, ठीक है ना। एक स्पर्म में तो ये रहेगा और दूसरा स्पर्म ये वाला
रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है जो मादा है वो कैसी होती है 44 प्लस XX। ठीक है ना, जो कायिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है और जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं दोनों कौन से होते हैं, XX होते हैं। तो इससे जो ओवम बनेगा, दोनों ही ओवम में क्या होगा 22 प्लस X होगा। ठीक है ना, अब देखना यदि ये वाला, ठीक है ना, उससे जाकर मिलेगा तो क्या बनेगा, देखना इधर से 22 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 और इधर से X आए, इधर से भी X आए, प्लस में क्या हो जाएगा X। तो यदि ये वाला स्पर्म इस ओवम से जाकर मिलेगा तो ये क्या बनेगी, मादा बनेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये क्या बनेगी, मादा बनेगी। लेकिन यदि कोइंसिडेंटली ये वाला स्पर्म इससे जाके मिलता है तो देखना इधर से 22 क्या हो गए 44 हो गए। ठीक है, और इधर से X आया और इधर से Y आया तो क्या हो गया, लड़का बनेगा। ठीक है, ये बेसिक सी बात है और ज्यादा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण का टॉपिक है, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये सिर्फ नॉर्मल मोटा मोटी मैंने आपको समझाया है, तो ज्यादा इसको दिमाग में न ले, बस थोड़ा सा ध्यान रखे। ठीक है ना, तो जो नर के जो शुक्राणु होते हैं उनमें 50% तो कैसे होते हैं 22 प्लस X होते हैं और 50% कैसे होते हैं 22 प्लस Y होते हैं, 22 प्लस Y होते हैं। और जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा होता है। अतः इसके जो केंद्रक है उसके अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाएगा वो कैसा होगा, अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये क्या है, केंद्रक है जो नर का गुणसूत्रीय पदार्थ, इसमें नर का गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है और इस गुणसूत्रीय पदार्थ को कहां तक पहुंचाता है, ये अंडाणु तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना, तो देखना केंद्रक में नर का गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है जिसको यह अंडाणु तक पहुंचाने का काम करता है। ये बेसिक सी बातें हो गई किसकी, न्यूक्लियस की। फिर आती है ग्रीवा। स्पर्म का जो दूसरा पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रीवा या नेक। गिरवा या नेक पहला पार्ट था हेड को दो भागों में डिवाइड किया हम लोगों ने, क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, केंद्र के अंदर। ठीक है, नेक का कोई विशेष मतलब इसके अंदर विशेष एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पर क्या पाया जाता है, नेक के अंदर एक तारक काय पाया जाता है जिसे एक तारक तंतु निकलता है। इतना सा बेसिक सा ध्यान रखना। ठीक है ना, और जो दूसरा तारक काय होता है वो कहां पाया जाता है, मध्य पार्ट के बाद में। ठीक है, अभी देखेंगे, इसको भी समझेंगे। एक बार इतना ध्यान रखना। और गिरवा के बारे में याद क्या करोगे, ये हेड और जो मध्य पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है, मध्य खंड होता है। ठीक है ना, तीसरा पार्ट क्या है, मध्य खंड। तो ये जो गिरवा होती है इस मिडल पार्ट और हेड को जोड़ने का काम करती है। गिरवा मध्य खंड और जो सिर है उसको जोड़ने का काम करती है। इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा डिटेल हमें नहीं देखनी है। डिटेल पढ़ने को तो बहुत कुछ है लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही है। ठीक है ना, फिर देखना ये जो अपना कौन सा पार्ट आ गया, मिडिल पार्ट आ गया, मध्य खंड आ गया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखना इसके बारे में क्या देखना है, देखो ये जो मिडिल पार्ट है इसमें आपको जो ये जिगजैग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, ये सारे के सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है ना, और एटीपी को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं, या कोशिका का ऊर्जाघर कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो मध्य खंड है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो शुक्राणु को आवश्यक गतिशीलता के लिए, ठीक है ना, शुक्राणु को आवश्यक गति के लिए क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है। मिडिल पार्ट में इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, बेसिक सा हमें हेड में थोड़ा सा ज्यादा जो जोर लगाना पड़ेगा, बाकी ये तो नॉर्मल चीजें है। ठीक है ना, तो 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए, हेड, गिरवा और मध्य खंड। ठीक है ना, तो देखना जो मध्य खंड के बारे में वापस से देख लेना। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका पाए जाते हैं। सूत्रकणिका बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में। ठीक है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है,
आगे देखना, इसका लास्ट का पार्ट आ जाएगा टेल या पूंछ। शुक्राणु का जो चौथा पार्ट है वो कौन सा हो जाएगा, टेल या, ये थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये जो गिरवा थी वो सेकंड पार्ट हो गया, जो हेड था वो फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। तो पूंछ की बात हम लोग कर लेते हैं। देखना इधर ये पूंछ है, ठीक है। इस पूंछ से पहले हम लोग एक जो बात आपको बताई दी, हालांकि एनसीईआरटी में उसको कंसीडर नहीं कर रखा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखना, एक तारका इधर पाया जाता है, दूसरा तारका इधर पाया जाता है, और ये वाला ऐसे है ना, तो ये वाला कैसे है, तो दोनों तारका एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि एक तारका गिरवा या नेक में पाया जाता है, दूसरा तारका मध्य खंड और पूंछ के बीच में पाया जाता है, और ये जो दोनों तारकाएं होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पूंछ की, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, पूंछ शुक्राणु को गति प्रदान करती है, ठीक है ना। शुक्राणु को गति के लिए क्या है, सहायक है, या शुक्राणु को तैरने के लिए क्या होती है, सहायक होती है। अभी बोलोगे सर शुक्राणु को स्विमिंग पूल में डाल देंगे तो वहां पे ये तैर रहा है, नहीं बच्चा। जब ये योनि के अंदर जाएगा तो वहां पे लिक्विड होता है ना, गर्भाशय वगैरह में वहां पे थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, तो वहां पर ये तैरने में क्या करती है, इसकी सहायता करती है पूंछ, और इसको आगे धकेलने में क्या करती है, मदद करती है। तो जो शुक्राणु की पूंछ है, टेल है, उसका सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि शुक्राणु को गति प्रदान करती है, और इस गति के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी, इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, मध्य खंड से मिलेगी। ये अपना जो शुक्राणु की स्ट्रक्चर थी अपनी, वो कंप्लीट हो जाती है। अभी थोड़ी सी एक बात और दे रखी है इसके बारे में, तो वो देख लेते हैं कि जो पुरुष होता है, ठीक है ना, पुरुष होता है, जब एक बार वीर्य बाहर निकालता है, तो मैं लिख देता हूं, जब पुरुष एक बार वीर्य बाहर निकालता है तो उसमें 20 से 30 करोड़, हिंदी में ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, और इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है 200 से 300 मिलियन, ठीक है। तो कोई खास बात नहीं है, 20 से 30 करोड़ क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु है, यदि निषेचन होना जरूरी है, भाई अंडे तक ये पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, उसके लिए भी एक ये क्या दे रखी है, इसमें कंडीशन दे रखी है एनसीईआरटी में कि 20 से 30 करोड़ के शुक्राणु, इनके जो 60% है वो कैसे होने चाहिए, सामान्य आकार व आकृति वाले होने चाहिए, सामान्य आकार व आकृति वाले होने चाहिए। कि ये ओवम तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि जो गर्भाशय होता है, ठीक है ना, मादा का जो मादा जनन तंत्र हो, तो उसके अंदर अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, अलग अलग पड़ाव होते हैं, उनके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, चुनौती भरा क्या होता है, रास्ता होता है, बहुत ही ज्यादा चुनौती भरा रास्ता होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको किस किस जगह पे शुक्राणुओं को कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिलती है, तो देखना। तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं एक बार जो वीर्य छोड़ता है उसके अंदर, और उसके 60% होते हैं वो सामान्य आकार व आकृति वाले होने चाहिए। और इस 60% का ध्यान रखना, इसका नहीं, इस 60% का 40%, ठीक है ना। इस 60% का क्या, 40% जो स्पर्म है, इस 60% के वो कैसे होने चाहिए, जनन क्षम होने चाहिए, कि उनमें क्षमता होनी चाहिए कि वो शुक्राणु को निषेचित कर सके, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, एकदम ताजा तंदुरुस्त होने चाहिए, ठीक है ना। जनन क्षम होने चाहिए और तीव्र गतिशील होने चाहिए, तीव्र गतिशील होने चाहिए। तभी जब नर अपना वीर्य माता की योनि में छोड़ेगा तो ही ये पॉसिबिलिटी है, ये वाली कंडीशन यदि लागू होती है तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्पर्म कहां तक पहुंच पाएंगे, अंडाणु तक पहुंच पाएंगे, वरना क्या हो जाएंगे, बीच रास्ते में नष्ट हो जाएंगे। आई होप सभी बच्चों को ये लेसन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।